Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of the World of Physics, exploring the laws that govern our universe. And you can find this book on Amazon. And in this book, we have discussed about space, time traveling, time dilation, and many different fictional things which was being possible to do. Okay, and the most important thing, 7 years of teaching experience in which I have taught many students, which of them right now in IIT and IT as well as top colleges of NEET also. Okay, and I have cracked MIT, which is in USA, and also get IIT Madras as a research analyst, and I have worked here for 6 to 8 months for as published 12 to 14 papers. Okay, so तो देखो, आज का जो हमारा सेशन है दैट वाज हम लोगों ने पता ही है कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कैपेसिटर को टच कर लिया था। कैपेसिटर पढ़ रहे थे हम लोग। ओके, क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। वेट अ सेकेंड। तो क्लास 12 में कैपेसिटर कैपेसिटर चल रहा था। ओके, और कैपेसिटर में हम लोगों ने बेसिकली एक किस तरीके से हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, ये फाइंड आउट कर लिया। एंड देन सेकंड, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ लाइक एक पैरेलल प्लेट में किस तरीके से कैपेसिटेंस स्टोर हो सकता है और क्या कैपेसिटर की वैल्यूज हो सकती है, वो सब निकाल लिया था। बेसिकली कैपेसिटर दोबारा Q which is directly proportional to V where it can be written as Q is equal to C into V, ये वाला फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस के लिए निकल के आया था। एंड वेयर C is represented as Q upon V, ये निकल के आया था। तो बट जैसा मैंने बताया, बट C is not dependent on C is not dependent on Q एंड V, दोनों में से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। Q बदले V बदले C पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि C कांस्टेंट रहेगा। Q और V एक दूसरे के हिसाब से बदलेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया Q एंड V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल का क्या है, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो मेरा जो C होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ठीक है, कैपेसिटर जो स्फेरिकल के लिए होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, वेयर C is equal to C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D। और सबको पता है A is the area of the plate, A जो हो गया वो एरिया ऑफ द प्लेट हो गया। ठीक है, और D जो हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो ये एक वैरायटी वाली चीजें थी जो कि सामने इजीली तुम्हारे सामने अवेलेबल है। एंड नाउ जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्या है, देखो अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्या बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किस तरीके से होता है ये डिफाइन करना है। हाउ द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस वन। चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों। अब मैं ये कह रहा हूं कि V जो होता है वो होता है, देखो Q इज इक्वल टू C इंटू V, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। समझ में आ गया। बोलोगे कि आपने ये V ही क्यों लिया,
और कुछ क्यों नहीं लिया? तो अकॉर्डिंग टू लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और पोटेंशियल डिफरेंस में जब हमने पढ़ा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट डी क्यू होता है, पढ़ा था ये वाली चीज। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा क्यू बाय सी डॉट डी क्यू, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c बाहर क्यू डॉट डी क्यू लिखना पड़ेगा, एंड सो 1/c तो लिखेंगे ही, और फिर इसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, वेयर इट कैन बी रिटन एज क्यू स्क्वायर बाय 2c। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी stored in capacitor will be, energy stored in the capacitor will be 1/2 dot q square by c। समझ में आ रहा है? और we can say that half q by c, half q with q by c, ओके। सो अब अगर q by c को सॉल्व करना हुआ, ठीक है, q बाय सी को क्या लिख सकते हैं? सो q बाय सी को लिख सकते हैं हम v। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विल बी, अगर किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है तो हम उसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो द एनर्जी, ओके, दैट इज 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, 1/2 क्यू क्यू बाय सी, क्यू बाय सी को लिखेंगे हम v, सो इट इज बी लाइक 1/2 क्यू डॉट v। समझ में आ रहा है ये बात? देखो ध्यान से, अच्छे से समझना इस चीज को, स्किप नहीं कर रहा मैं एक भी स्टेप, इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है यहां पर अगर एक स्टेप भी स्किप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। सो दोबारा देखते हैं, 1/2 ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो गया। अब Q जो होता है C इंटू वी होता है, सो W इज इक्वल्स टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई चीज हम लोग, तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट्स डन। मेरे पास ये तीनों स्टेप हो गए, वेयर क्यू सी वी, इन तीनों का एक परपेचुअल यूज हो गया। कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंप्लीटली वी से इंडिपेंडेंट है, कहीं पर सी से इंडिपेंडेंट है, और कहीं पर क्यू से इंडिपेंडेंट है। फॉर्मूले के अंदर क्या चेंजेस है उसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला किसी एक वेरिएबल टर्म से इंडिपेंडेंट है, बिकॉज वी नो सी इज कांस्टेंट, C will not change, but there is a single value that will change. If that one will change, then the dependent value on the particular quantity, if it is going to change, then the resultant one also change. अगर मैं कहूँ कि C तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है, C तो कांस्टेंट है, तो Q तो है ना यहाँ पर, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर Q बदला तो V भी बदलेगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला ठीक है। फॉर्मूला कभी भी एक सिंगल चीज से नहीं बनता, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से बनता है, और उस फॉर्मूला वो कंबाइंड फॉर्मूले के लिए हमें सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। इसको देखो, सी कांस्टेंट है, बट जब भाई क्यू और वी बदला और उन्होंने अपनी एक बैक छाप छोड़ दी कि भाई हाँ नहीं, सी तो कुछ था जिसकी वजह से हमें अभी भी एक पर्टिकुलर दूरी है, फासला है, 1/2 सी वी स्क्वायर, तो सी वी स्क्वायर, सी इंटू वी का स्क्वायर, ये भी तुम्हारा उस टर्म में, बेसिक टर्म में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. बेसिकली वी नो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है. मैंने जिसने भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, उन्होंने मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये दो चार्जेस हो गए तुम्हारे, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रही दूरी, मैंने कोई एक अननोन चार्ज लिया, पहले मैंने इसको और इसको दोनों को टच करवाया, जिससे कि क्या होगा, इन दोनों में जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली इक्वली. ओके, इन दोनों में जो चार्ज होगा वो इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर उसके बाद मैंने जो ये नया मान लो टच किया, टच करने के बाद फिर दोबारा रिलीज किया, यहाँ पर अब दोनों में जैसे ये हो गया Q/2, ये हो गया Q/2, दोनों में चार्ज इक्वली इक्वली डिवाइड हो गया, और इसमें कैपिटल Q ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, तो फिर अब इसमें जाएंगे तो Q/2 प्लस कैपिटल Q अपॉन 2, ये अब चार्ज डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली. बट ऑस्मोसिस सभी ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, यस ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, बेसिकली केमिस्ट्री में भी आता है ऑस्मोसिस. यहां पर भी हम कुछ ऑस्मोसिस वाला खेल खेलेंगे, देखो समझो. ठीक है, अब देखो यहां की विड्थ देखो और यहां की विड्थ देखो, तो इतनी सी विड्थ और यहां पर देखो कितनी ज्यादा विड्थ है. वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, मैं कह रहा हूं ये हो गया V1 वॉल्यूम, ये हो गया V2 वॉल्यूम, और ये अभी दोनों पैक्ड है, ना ही ये इधर ट्रांसफर हो सकता, ना ही ये इधर ट्रांसफर हो सकता. सो V1 एंड V2 में V2 बड़ा है. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई इन दोनों में मैंने पानी फिल कर दिया, बट इसमें जो लेवल है वो ज्यादा ऊंचा और इसमें लेवल कम है. देख रहे हो, इसमें लेवल ज्यादा, इसमें लेवल कम. तो क्या होगा, सब जानते हो, अगर मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो फ्लो शुरू हो जाएगा इधर से इधर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ एक फ्लो शुरू हो जाएगा. और जब ये फ्लो शुरू हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उस मोमेंट पे जाके रुकेगा व्हेन V1, मतलब देखा जाए जो इनके अंदर जो वॉल्यूम क्वांटिटी है वो दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहेंगे. सो दिस इज अ टिल, कब तक, जब तक दोनों के दोनों इक्वल ना हो जाए. यही चीज बैटरी में होती है, यही चीज कैपेसिटर में होता है, बोले तो कंडेंसर, ठीक है, यही चीज सेम हर बार होती रहती है. तो दिस विल ऑलवेज वर्क ऑन. अच्छा, यहां पर कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर ना हो जाए. कैसे पता करोगे, तो भाई यहां पर प्रेशर लग रहा है P1, यहां पर प्रेशर लग रहा है P2, ठीक है, P1 P2 दोनों अलग अलग है क्योंकि सरफेस एरिया अलग है. तो P1, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, P1A1 इज इक्वल टू P2A2. ठीक है, जब तक ऐसा ना हो जाए. जिन बच्चों ने 11 थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको इसका आइडिया होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल करना है तभी तो जाके दोनों का लेवल इक्वल हो पाएगा. तो P1A1, ठीक है. अब क्योंकि भाई, और ये ना रो से डिपेंडेंट होता है, ये रो से डिपेंडेंट होता है, तो फिर यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा. तो ये चेंजेस टेक प्लेस, दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. यहां पर क्या हो रहा है, पहले तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर सेपरेशन वॉल लगा दी, बट हमें लगा कि नहीं, अभी भी कोई पॉसिबल चेंजेस है जो हम देख सकते हैं, तो हमने क्या किया, वो मेन चीज हटा दी जो यहाँ पर इन दोनों को रोक रही थी, हटाया, दोबारा ये अपने आप एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड देन दे गॉट शिफ्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, यही होता है जब हम
दिस सेम थिंग विल अकर व्हेन, जब हम दोनों केस में दोनों पोजीशन पे, इस पे और इस पे, दोनों पोजीशन पे हम सेम अप्रोच लगाते हैं, दोनों पोजीशन पे हम सेम अप्रोच लगाते हैं। ओके, तो चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अंडर द रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेट से ये हो गया Q1 चार्ज का, ये हो गया Q2 चार्ज का, ये हो गया, एक हो गया Q1 चार्ज का, एक हो गया Q2 चार्ज का। अब देखा जाए तो दोनों में चार्ज इक्वल नहीं है, बट किसी बेस पे तो इक्वल होगा, किसी थ्योरेटिकल वे में देखा जाए तो इक्वल होगा। पर हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी में चार्ज कंटेन है तो वो उस बॉडी के किस पे डिपेंड करेगा, अभी देखा जाए तो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस। अभी देखो जरा, वो तो उस पे, मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लेकर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा टिल देयर इज इक्वल पोटेंशियल इन बोथ। जब तक कि इक्वल पोटेंशियल पे ना सरवाइव होने लग जाए ये लोग, तब तक क्या होगा, चार्ज रेगुलरली बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि रिजल्टेंट में इसके पास Q1 डैश आया, इसके पास Q2 डैश आया, एक के पास Q1 डैश आया, दूसरे के पास Q2 डैश आया, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज Q डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C इज द कैपेसिटर, C इज द capacitance of the sphere, C is the capacitance of the sphere। ठीक है, ये आया समझ में, क्लियर हो गया, पहले ये समझो। C कैपेसिटेंस है, Q डैश जो होगा यानी कि रिजल्टेंट चार्ज आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, ओके, और द कैपेसिटर। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं Q डैश 1 Q डैश 2 is equal to C1 upon C2 is equal to C1 upon C2। बट मैंने, अगर तुम पिछला वाला देखोगे और तुम लोगों ने गौर किया होगा कि सर ने आखिर यहाँ पर R1 और R2 क्यों लिखा है, सर ने आखिर यहाँ पर R1 और R2 क्यों लिखा है, वो कोई तो रीजन होगा, ऐसे तो नहीं लिख दूंगा मैं बेफिजूल में कि कुछ भी उठा के लिख दूंगा मैं, है ना, उसका भी रीजन है। तो उसका क्या रीजन है, तो द रीजन बिहाइंड फॉर राइटिंग लाइक दिस वन, बिकॉज जितना चार्ज उतना साइज और जितना साइज उतना कैपेसिटेंस। तो इससे ये समझ में आता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो C1, अरे क्यों नहीं होगा, कौन क्या, ये चीज को और ज्यादा डेप्थ में देखना है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है स्फीयर का कैपेसिटेंस, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं होगा, क्या बात करते हो भाई। सो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, आफ्टर कंपेयरिंग Q1 डैश Q2 डैश C1 C2 R1 R2, C1 C2 R1 R2, these are the terms। ठीक है, यानी कि इस तरीके से तुम्हें एक रिलेशन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि भाई जो चार्ज है वो तुम्हें Q1 डैश और Q2 डैश के फॉर्म में दिख रहा है, सो द टोटल चार्ज विल बी, total charge will be, that is Q1 plus Q2, that is Q1 plus Q2। so Q1 dash
इज इक्वल टू भाई क्या है वो देखना है, देन उसके बाद Q2 डैश क्या है, फिर तुम जब ये दोनों चीज पता चल जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑल्सो। सो है ना, Q1 डैश, Q1 है तो C1, C2 Q1 प्लस Q2, क्योंकि भाई यहां पर Q1 प्लस Q2 दैट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज in both sphere radius r1 and radius r2। so c जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, तो c1 तो मैं यहां लिख सकता हूं Q1 डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, ऊपर नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से कॉमन लेकर कट जाएगा ऊपर से, सो R1 R2 आया समझ में, ये बहुत सीधा अप्रोच है, C1 बाय C1 प्लस C2 अप और उसकी जगह पर R1 बाय R1 प्लस R2, सीधे सीधे। दूसरा वो Q1 डैश था, Q2 डैश लिखना है, क्लियर है, डायरेक्ट अप्रोच। समझो जरा इस पूरे को, इस पूरे टर्म्स को समझो। देखो जरा ध्यान से क्या किया मैंने, इस पूरे में से Q1 और प्लस Q2 दोनों को कॉमन ले लिया, और फिर यहां पर आएगा C1 प्लस C2। सो देख रहे हो तुम, इसका सम और इसका सम सेम आया, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज takes place and the charge is conserved, because इनिशियल में और फाइनल में क्या रहा, सेम रहा, देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी चेंज रिमेन, ओके, द कंप्लीट सिस्टम विल रिमेन इन कांस्टेंट, ओके। अब आता है कि एनर्जी कितना लूज होता है ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, what is the amount of energy being loosed during the redistribution of charge, ठीक है। एनर्जी during the redistribution of charge, अगर
चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बारे में बात कर रहा हूं, सो इट विल बी हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 और Q2 स्क्वायर बाय C2। ये लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखना। और ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं U फाइनल की बात करूंगा, हाफ। अब इसको शिफ्टिंग करते हैं, दैट इज क्योंकि भाई चार्ज कंजर्व्ड है, सो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर तो लिखेंगे अपॉन C1 प्लस C2 भी लिखेंगे, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, हमेशा ये बात तो सभी को पता है बेसिकली कि जब भी हम चेंज इन निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ बाहर निकाल लिया Q2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर 2Q1 Q2 C1 प्लस C2 हाफ C1 C2 C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे भाई, C1 C2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Q1 C2 C1 प्लस C2 माइनस Q2 C1 प्लस C2। हो रहा है अभी भी, ये और ज्यादा लंबा हो गया है देखा जाए तो, ये और ज्यादा डेप्थ में जा रहा है और ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। ठीक है, ओके। एंड चलो अब देखो ये लंबा ज्यादा हो गया है, बट अगर मैं इसको यहीं से सॉल्व कर दूं, छोड़ो इसको हटाओ, चलो इसको यहीं से सॉल्व कर देते हैं। और इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 C1 C2। ओके, ये ऐसे करके लिख दिया। देन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये लिख देंगे। ओके, देन उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, Q1 स्क्वायर अपॉन C1 Q2 स्क्वायर अपॉन C2 माइनस 2Q1 Q2 बाय C1 C2, 2Q1 Q2 बाय C1 C2, 2Q1 Q2 बाय C1 C2। ओके, सो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, देखा जाए तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना। C1 C2 2 C1 प्लस C2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, Q को लिखेंगे C स्क्वायर बाय V स्क्वायर, सो C1 स्क्वायर प्लस इंटू V1 स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं Q1 स्क्वायर C1, सो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1, ये आ गया C1, तो C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर,
माइनस Q1 अपॉन C1 और Q2 अपॉन C2, तो Q1 अपॉन C1 हो गया 2V1 और V2, और कुछ बस C1 बाय C2 ये सब डायरेक्टली आ गया। ओके, ठीक है। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी दैट वी आर जस्ट सीइंग। एक मिनट, यहां पर स्क्वायर आएगा, सॉरी। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, अगर तुम्हें यह जानना है कि व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमने एनर्जी का लॉस जाना है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमेशा याद रखना बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉस, ओके, सो यू आई और यू एफ, इन दोनों में बड़ा क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। दिमाग लगाओ, लॉस हो रहा है, लॉस में घटता है बढ़ता नहीं है। ठीक है, लॉस में घटता है बढ़ता नहीं है। अगर ये हो गया, यहां पर मैंने केस लिख दिया है, अगर चेंज इन व्हाट, चेंज इन यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है, सो V1 और V2 दोनों बराबर के होंगे, बराबर होंगे। देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ चेंज। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। बेसिकली कैपेसिटर्स वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि अब हमें वही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक होगा शायद। इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो उस दिन मैंने तुम लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली समझाया था। ये दो पैरेलल प्लेट हो गए। सबसे पहले क्या होता है, चार्ज जब जाता है तो इसके सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाता है। और इधर देखिए तो माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही होगी, ऐसे करके जा रही होगी। इसके बीच में अगर मैं कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व कर देता हूं जिसका कांस्टेंट के है, डाई इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व कर देता हूं जिसका कांस्टेंट के है, तो क्योंकि फिर इसके अंदर भी एक चेंजेस दिखेंगे। वही वाली बातें हैं भाई, सामने वाले को देख के तो हर एक कोई रंग बदलता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग रंग। सो अगर मैं इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल रहा हूं और इधर से इधर जाने वाले को E2 बोल रहा हूं, सो E1 प्लस E2 विल बी जीरो, क्योंकि E1 and E2 are same in quantity but opposite direction। आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? ये अप्रोच समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसे करके तो हुआ, क्लियर हो गया ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं बच रही है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन। ओके, सो अब क्या हो रहा है, लेट्स से
इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड VEI, final electric field will be EF. Relation between final and initial electric field will be EF is equals to EI upon K when dielectric introduced. जब डाइइलेक्ट्रिक को इस पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वी कैन से दैट कि भाई उसमें एक चेंज नजर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा. आया कि नहीं आया? सिमिलरली V फाइनल जो हो जाएगा V इनिशियल अपॉन K हो जाएगा. V फाइनल जो हो जाएगा वो V इनिशियल अपॉन K हो जाएगा. अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्योंकि E फाइनल जो हो जाएगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट K इंटू Q बाय R स्क्वायर होगा, और E इनिशियल जो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. इसे Q1 कह देते, इसे Q2 कह देते, क्योंकि मुझे दोनों में Q के चेंज भी देखने हैं. सो अगर मैंने E फाइनल इज इक्वल्स टू E इनिशियल अपॉन K कहा है, सो E फाइनल वाले को Q फाइनल बोलेंगे, सो इट विल बी Q फाइनल एंड इट विल बी Q इनिशियल. सो Q फाइनल जो होगा Q इनिशियल अपॉन K कहलाएगा. हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है. Q final will be what? Q final will be this one. नहीं, ऐसे मत निकालो, ऐसे मत निकालो, गड़बड़ हो जाएगी. इसमें एक मिस्टेक हो रखी है. समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ. देखा जाए तो हम E फाइनल निकाल रहे हैं, ठीक है. सो E नॉट अपॉन K जो हो जाएगा वो E माइनस E नॉट लिख सकते हैं. E माइनस E नॉट लिख सकते हैं, ठीक है. E नॉट इनिशियल हो गया, E जो हो गया वो फाइनल हो गया. अब इसको देखो, E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन के माइनस में, सॉरी, सो E नॉट 1 अपॉन के E, that is Q is equals to 1 अपॉन के. ठीक है, कोई दिक्कत? और वी कैन से दैट, नहीं, Q is equals to Q नॉट into 1 minus 1 upon K, and K will be what? K will be the, हाँ, अगर K इन्फिनाइट हो जाता है सो Q1 और Q2 सेम रहेंगे. Q1 Q2 सेम रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. देयर इज नो एनी चेंज. K इन्फिनाइट है भाई. 1 अपॉन K 0, 1 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 1, एंड देन E विल ऑल्सो रिमेन सेम. ओके, ये क्लियर हुआ? ये आया समझ में भाई? हमने Q कहाँ से लाया? ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. ये वाले फॉर्मूले डायरेक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई थॉट नहीं होगा. एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस वन, सो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखो. ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट टॉपिक जैसे मैंने कहा था. एंड हाँ, जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ दे वांट जस्ट टू स्टडी विद अस, okay, and get a guidance directly, so they can just contact the or go to the website the eduexcel.com,
as well as you can go on this Instagram page. Okay, so thank you all of you for watching this video. और मैं तुम्हें दोबारा बता दूं, एम बी टेक PSC नर्सिंग एज वेल एज नीट के बैचेस शुरू हो चुके हैं एंड इसमें तुम लोगों को DPP, MPP एंड एज वेल एज 1-on-1 डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट 5 मंथ से हम लोग 5 मंथ में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे एंड रिमेनिंग तुम्हारा पूरा 1 महीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में जाएगा। ओके, सो best of luck for all of you and thank you. If you join as you can join as soon as possible. 15 October is the best starting date, that is today. Okay, so good.